चला दी ओके सर, चल रही है? यस। हाँ जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो है कक्षा 10 का 10वीं का सोशल साइंस का फोर्थ जो पार्ट है बेटा, इकोनॉमिक्स है, उसका थर्ड चैप्टर मुद्रा और साख। लास्ट लेक्चर में हम जो है सेकंड चैप्टर कर चुके हैं, तो आज हम थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चे, थर्ड में दो चीज़ें दी हुई हैं, एक है मुद्रा और दूसरा है साख। ये दोनों जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों बड़े कारक हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चे मुद्रा की। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा की एक परिभाषा होती है, वह प्रमाणित वस्तु जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी सरकार निर्धारित करती है, प्रमाणित भी कौन करती है? सरकार करती है। इनकार नहीं करने का मतलब सरकार द्वारा जारी की जाती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति मुद्रा को लेने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसी प्रमाणित वस्तु को मुद्रा कहा जाता है। अब इनकार के लिए क्या आता है? किसके लिए इनकार नहीं कर सकता? हर प्रकार का जो विनिमय होता है बच्चे। विनिमय का मतलब क्या होता है? खरीद और बेच। खरीद और बेच को विनिमय बोलते हैं, और विनिमय जो है इस मुद्रा के माध्यम से संपूर्ण किया जाता है, और इसको लेने से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। ऐसी वस्तु को मुद्रा कहा जाता है। किसके द्वारा प्रमाणित की जाती है? सरकार द्वारा। और किसके लिए बेटा? विनिमय के लिए। विनिमय का मतलब होता है खरीद और बेच। हर व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार का अगर विनिमय करना चाहता है तो मुद्रा के माध्यम से कर सकता है, और इसको कोई भी व्यक्ति रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार द्वारा प्रमाणित की जाती है। ऐसी वस्तु को मुद्रा कहा जाता है। आगे बच्चे अगला पार्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर है मुद्रा की आवश्यकता। यानी मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुद्रा से पहले भी तो विभिन्न प्रकार के लेन देन हुआ करते थे, खरीद बेच हुआ करती थी, क्योंकि मुद्रा जो है वो जब से सृष्टि के ऊपर मानव आया है तब से मुद्रा जो है वो नहीं थी। मुद्रा का बाद में आविष्कार किया गया है। तो मुद्रा से पहले भी विभिन्न प्रकार के लेन देन हुआ करते थे। तो ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी कि पुराना जो लेन देन है उसको समाप्त किया जाए और मुद्रा का क्या किया जाए? आविष्कार किया जाए। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मुद्रा की जो आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि सबसे पहले जो मुद्रा से पहले एक प्रणाली हुआ करती थी बच्चे, जिसका नाम था वस्तु विनिमय प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली से पहले एक प्रणाली चला करती थी जिसका नाम था बच्चे वस्तु विनिमय प्रणाली। ये प्रणाली क्या थी बच्चे? वस्तु के बदले में वस्तु का आदान और प्रदान। यानी वस्तुएं जो है वो आपस में बदली जाती थी, कोई पैसा नहीं होता था, और जो विभिन्न प्रकार का व्यापार होता था, जो लेन देन होता था, वो वस्तु के बदले में वस्तु का होता था। इसलिए इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी उसके अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर बहुत सारी समस्याएं आई। आपके प्रश्न इस प्रकार आता है बेटा, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करो। इन कठिनाइयों को ही मैं समस्या से प्रकट करूंगा। तो बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं से बचने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। तो अब ये वो समस्याएं कौन सी थी, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। जो पहली समस्या थी बेटा वो थी मांग के दोहरे संयोग का अभाव।
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आपस में जब दो वस्तुएं बदली जाती थी तो ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए जो हमारी वस्तु ले ले और अपनी वस्तु हमें दे दे, यानी दोनों का मांग जो है वो मिलना वो संयोग कहलाता था। तो एक ऐसे व्यक्ति का मिलना बहुत ही मुश्किल होता था जो हमारी वस्तु दे दे ले ले और अपनी वस्तु हमें दे दे, इसको बोलते हैं बच्चा संयोग। तो मांग का दोहरा संयोग का अभाव, यानी एक ये समस्या थी कि ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना जो हमारी वस्तु ले ले और अपनी वस्तु दे दे। हो सकता था एक बार जो है लेन देन हो जाता था, लेकिन दोबारा जो लेन देन की जब जरूरत पड़ती थी तो दूसरे व्यक्ति के साथ संयोग मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो ये समस्या थी पहली, मांग के दोहरे संयोग का अभाव। दूसरी समस्या थी बच्चे इसके अंदर व्यापार की लागत। व्यापार की लागत यानी व्यापार की लागत से अभिप्राय क्या है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो हमारी वस्तु ले ले अपनी वस्तु दे दे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा समय खराब होता था बेटा, समय की खपत होती थी। समय की खपत होने के कारण क्या है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं व्यापार की लागत। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो हमारी वस्तु ले ले और अपनी वस्तु दे दे, ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय की खपत होती थी। ये भी एक प्रकार की समस्या थी जिसे व्यापार की लागत कहा जाता है। तीसरी जो समस्या थी वो थी बेटा मूल्य की समान इकाई का अभाव। मूल्य की समान इकाई का अभाव यानी आपस में जो दो वस्तुएं बदली जाती थी, जैसे ए और बी वस्तुएं आपस में एक्सचेंज हो रही हैं, तो हो सकता है ए बहुत बड़ी वस्तु हुआ करती थी, हो सकता है बी बिल्कुल ही क्या हो बच्चे, छोटी हो। यानी एक पक्ष को बहुत ज़्यादा लाभ होता था और दूसरे पक्ष को बहुत ज़्यादा हानि होती थी, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी मूल्य अंकित नहीं होता था। तो मैंने लिखा मूल्य की समान इकाई का अभाव। कई बार क्या है, छोटी वस्तु के बदले में बड़ी वस्तु हमें देनी पड़ती थी, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा कोई मूल्य भी नहीं था और मजबूरन हमें छोटी वस्तु के बदले में बड़ी वस्तु देनी पड़ती थी, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं मूल्य की समान इकाई का अभाव। उसके बाद में नंबर 4 पे मूल्य के संचय में कठिनाई। मूल्य के संचय में कठिनाई। संचय का मतलब क्या होता है बेटा, इकट्ठा करना, यानी वस्तुओं को इकट्ठा करना। उसके लिए अत्यधिक मात्रा में स्थान की आवश्यकता पड़ती है और समय की खपत होती है। तो वस्तुओं को इकट्ठा करना या संचय करना, उसमें भी बहुत प्रकार की कठिनाइयां थी, जिसके कारण मुद्रा का आविष्कार किया गया। एक इसका पीछे कारण था बच्चे मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई। हस्तांतरण में कठिनाई यानी मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से ले जा सकते हैं, लेकिन वस्तु को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जाता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की जो है हमें आवश्यकता पड़ती है, संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक समस्या थी बेटा। इसी समस्या से बचने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। तो कई कारण थे, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी बच्चे, वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान। इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं थी। इन समस्याओं से बचने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। समस्याएं कौन कौन सी थी, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो हमारी वस्तु ले ले अपनी वस्तु दे दे, यानी इस चीज को संयोग बोलते थे। बहुत ज्यादा समस्या आती थी, व्यक्ति को ढूंढने में बहुत ज्यादा समय खराब होता था। उसके बाद में मूल्य का संचय है बेटा। मूल्य की समान इकाई, आपस में जो वस्तुएं बदली जाती थी वो एक समान नहीं होती थी, इसलिए एक पक्ष को लाभ होता था, दूसरे पक्ष को हानि होती थी। संचय का मतलब इकट्ठा करना, स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना। इन्हीं समस्याओं के कारण मुद्रा का आविष्कार किया गया। तो अब उसके बाद में मुद्रा की जो आवश्यकता हमने पढ़ा, मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली जो प्राचीन में चला करती थी उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं से बचने के लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ी और मुद्रा का आविष्कार किया गया। अब बच्चे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुद्रा के कार्य क्या हैं, मुद्रा के कार्य, अब मुद्रा के कार्य जो है वो प्रमुख रूप से वही हैं जो हमने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां पढ़ी है, वही हम कार्य में बदल देंगे। पहला कार्य क्या है बेटा, जो मांग के दोहरे संयोग को सुलझाना।
यानी हमारे पास अगर पैसा है तो हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जिसके साथ हम वस्तुओं का एक्सचेंज करें। पैसा देकर के कहीं भी किसी भी प्रकार की वस्तु खरीदी जा सकती है। दूसरा बच्चे विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम हर प्रकार का जो विनिमय है, हर प्रकार का जो व्यापार है या हर प्रकार की जो खरीद और बेच है बच्चे, वो मुद्रा के द्वारा आसानी से संपन्न की जा सकती है। तीसरा बच्चे मूल्य का माप। हमने पढ़ा था मूल्य की समान इकाई का भाव, इसको सुलझाएगी कौन बेटा? मुद्रा सुलझाएगी। यानी जब से मुद्रा अस्तित्व में आई है, हर प्रकार की कोई भी वस्तु है उसके ऊपर रेट लिखा होता है बेटा। मान लीजिए 20 रुपए की है तो वस्तु की उपयोगिता के आधार पर उसके ऊपर रेट अंकित कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है मूल्य का क्या होता है बच्चे? माप। सही ढंग से मूल्य का मापन किया जा सकता है। चौथा का बेटा स्थानांतरण। मुद्रा का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आवागमन किया जा सकता है। और उसके बाद में था बच्चे संचय। मुद्रा का कितनी ही मात्रा में संचय किया जा सकता है, मुद्रा को कितनी मात्रा में इकट्ठा करके रखा जा सकता है। ये हैं बच्चे मुद्रा के कार्य। एक दो और भी कार्य हैं बच्चे, जैसे बात करेंगे हम। पहला जो जैसे इसके बाद में और जो कार्य है वो मैं लिख रहा हूं, प्रमुख कार्य है बेटा ये निर्णय का वाहक। इसका मतलब निर्णय का मतलब फैसला होता है बच्चे, वाहक का मतलब बदलना होता है। यानी हमने विवाह के लिए, विवाह शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया है, उसको किसी और काम में भी हम लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हैं। इस प्रक्रिया को बोलेंगे निर्णय का वाहक। अगर हमने वस्तुएं इकट्ठी करके रखी हैं तो किसी और उद्देश्य के लिए वस्तुओं का हम प्रयोग नहीं कर सकते, केवल मुद्रा का हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। एक पॉइंट और, एक कार्य और भी है बच्चे, ये बोलेंगे अगला जो कार्य है स्थगित भुगतानों का माप। स्थगित भुगतानों का माप। देखिए स्थगित भुगतान, ऐसे भुगतान बेटा जो वर्तमान में न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं। अगर हम घर के अंदर कोई काम वाला रखते हैं, उसको बोलते हैं 1 साल के बाद में आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर हमारे पास मुद्रा है तो हम वो पैसे दे सकते हैं, अगर मुद्रा नहीं है तो किसी प्रकार का भुगतान करना संभव नहीं है। स्थगित भुगतान वो होते हैं बेटा जिनको वर्तमान में न करके भविष्य के लिए टाल दिया जाता है। तो ऐसे भुगतानों को करने के लिए कौन सी चीज काम में लाई जा सकती है? मुद्रा। तो ये मुद्रा के कार्य हैं बेटा। रिपीट करते हैं। नंबर 1 मांग के दौरे संयोग को सुलझाना। नंबर 2 विनिमय का माध्यम। नंबर 3 मूल्य का संचय। नंबर 4 मूल्य का स्थानांतरण, मूल्य का माप, स्थगित भुगतानों का माप और निर्णय का वाहक। ये हमने मुद्रा के कार्य करे। अगला पॉइंट आता है बच्चे मुद्रा के प्रकार। मुद्रा कितने प्रकार की होती है? नंबर 1 पूर्णकाय मुद्रा। नंबर 2 पूर्णकाय प्रतिनिधित्व मुद्रा। नंबर 3 साख मुद्रा। मुद्रा के बच्चे शाब्दिक रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है पूर्णकाय मुद्रा, दूसरा पूर्णकाय प्रतिनिधित्व मुद्रा और तीसरा क्या बच्चे? साख मुद्रा। अब इनको अलग अलग से करेंगे। पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है बच्चे? 2 चीजें याद रखेंगे। एक तो होता है अंकित मूल्य और एक होता है बच्चे धातु का मूल्य। पूर्णकाय मुद्रा में ये दोनों चीजें बेटा आपस में बराबर हुआ करती थी। पुराने टाइम में जो सिक्के चला करते थे वो पूर्णकाय मुद्रा के रूप थे। यानी किसी सिक्के के ऊपर बेटा 5 रुपए अंकित है तो ये धातु भी कितने रुपए की है? 5 की है।
जितना लोहा चांदी जितनी भी धातु लगी होती थी उसके हिसाब से उसके ऊपर मूल्य अंकित किया जाता था, यानी धातु का मूल्य और अंकित मूल्य दोनों क्या होते थे बच्चे, बराबर होते थे। ऐसी मुद्रा को कौन सी मुद्रा बोलते थे, पूर्णकाय मुद्रा। दूसरा बच्चे प्रतिनिधित्व मुद्रा, इन्हीं चीजों को करेंगे। यहां क्या होगा बच्चे, धातु का मूल्य जो है वो कम होगा और अंकित मूल्य क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए 2000 रुपए का जो नोट है बच्चे, उसके ऊपर कागज 2000 रुपए का नहीं लगा हुआ, लेकिन कागज जो है वो 2000 का क्या कर रहा है बच्चे, प्रतिनिधित्व कर रहा है। धातु का मूल्य कम होगा और अंकित मूल्य क्या होगा, ज्यादा। इसीलिए इसको कौन सी मुद्रा बोलते हैं बेटा, पूर्णकाय प्रतिनिधित्व मुद्रा। तो ये कागज 2000 का क्या कर रहा है बच्चे, प्रतिनिधित्व कर रहा है, ना कि कागज 2000 रुपए का है। उसके बाद में तीसरी मुद्रा कौन सी है बच्चे, साख मुद्रा। इसको प्लास्टिक मुद्रा भी बोलते हैं, तो वर्तमान में ज्यादा चलती है बेटा। एटीएम कार्ड्स हो गए आपके, डेबिट हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, डिमांड ड्राफ्ट हो गए, चेक हो गए, ये सारी जो कागजी रूप में मुद्रा, डिजिटल रूप में जो मुद्रा चलती है उसे मुद्रा का कौन सा भाग कहते हैं बच्चे, साख मुद्रा। तो मुद्रा कितने प्रकार की होगी, 3। पहली कौन सी है बच्चे, पूर्णकाय मुद्रा। दूसरी पूर्णकाय प्रतिनिधित्व मुद्रा। दोनों चीजें बराबर होगी, वो कौन सी मुद्रा है, धातु का मूल्य और अंकित मूल्य दोनों बराबर होगा, वो कौन सी मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा। अंकित मूल्य ज्यादा है, धातु का मूल्य कम है, वो कौन सी, पूर्णकाय प्रतिनिधित्व मुद्रा। और साख मुद्रा जो वर्तमान में चलती है बेटा, एटीएम कार्ड जो भी है, इसको हम साख मुद्रा में शामिल करते हैं। अब आगे बात करते हैं बच्चे साख। साख किसे कहते हैं, जैसे चैप्टर का क्या नाम था, मुद्रा और साख। अब साख का अर्थ क्या है बच्चे, साख का मतलब है कर्ज, ऋण, या इसको उधार भी बोलते हैं बच्चे। ये जो सारी परिभाषा है ये किसको परिभाषित करती है बच्चे, साख को। अतिरिक्त मुद्रा की आवश्यकता में किसी अन्य स्रोत से ली गई उधार बच्चे वो क्या कहलाती है, साख, ऋण या कर्ज। वर्तमान में जो वित्तीय व्यवस्था है उसके अंदर बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है बेटा जो लोगों को उधार देना और लोगों के पैसा जमा स्वीकार करने का काम करती है। तो बैंक से विभिन्न ब्याज की दरों पर लिया गया उधार जो है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ऋण बोलते हैं, या साख बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कर्जा बोलते हैं। अब देखिए जो साख है वो 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है बच्चे। यानी 2 प्रकार का मतलब क्या होगा, साख के हम स्रोत की बात करेंगे बेटा, साख के स्रोत। कर्जा जो है वो 2 प्रकार से ले सकते हैं हम। कोई भी किसान लगा लीजिए, कोई भी उद्योगपति लगा लीजिए, जब उसको अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो किसी अन्य स्रोत से उधार लेता है और उस लिए गए उधार को हम साख बोलते हैं। और वो 2 प्रकार से बच्चे लिया जाता है, और वो जो लेने के जो स्रोत हैं बच्चे वो कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है औपचारिक स्रोत बेटा, औपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत कौन से होते हैं, जैसे बेटा सरकारी जो बैंक हैं, बैंकों से जो कर्जा लिया जाता है जिसके ऊपर सरकार के नियम और कानून लागू होते हैं, ब्याज की दर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, ऐसे स्रोतों को कौन से स्रोत बोलेंगे, औपचारिक स्रोत। ब्याज की दर सभी के लिए बराबर होती है, सरकार निर्धारित करती है, और ब्याज की जो दर है वो कम भी होती है बेटा, ऐसे स्रोत को क्या बोलेंगे, औपचारिक स्रोत। दूसरे स्रोत हैं बच्चे अनौपचारिक स्रोत। अनौपचारिक स्रोत कौन से होंगे बेटा, जैसे साहूकार, बाणिया बोलते हैं जिसको, रिश्तेदार, या मित्र दोस्तों से जो पैसा उधार लिया जाता है वो कौन से स्रोत होंगे बच्चे, अनौपचारिक स्रोत। इसका एक नुकसान, लाभ तो ये बेटा एकदम से पैसा मिल जाता है, हानि क्या है बेटा, ब्याज की दर जो है वो मनचाही लगाई जाती है। अगर हमें जरूरत ज़्यादा है, हमें किसी को लग रहा है भी इसको पैसे की अर्जेंट में ज़्यादा ही जरूरत है, तो वहाँ क्या करेंगे, ब्याज की दर क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब प्रश्न आता है कि ऋण के कौन से स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता है बेटा, औपचारिक या अनौपचारिक।
ज़्यादा से ज़्यादा स्रोत कौन से होने चाहिए? औपचारिक होने चाहिए, ताकि सभी को एक ब्याज की दर पर जो है या कम ब्याज की दर पर जो है पैसा क्या हो जाए, मिल जाए। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है बेटा, केसीसी का नाम सुना है ना, तो कम ब्याज की दर पर सभी लोगों को क्या मिलता है? ऋण मिलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कौन से स्रोत होने चाहिए? अनौपचारिक या औपचारिक। औपचारिक स्रोत जो सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, इन स्रोतों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अब बच्चे प्रश्न जो आता है इस पार्ट से एग्जाम में, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली और इसकी बेटा समस्याएं हमने कर लिया। दूसरा इसके अंदर प्रश्न आता है बेटा, मुद्रा की आवश्यकता, हमने कर लिया। तीसरा इसके अंदर प्रश्न आता है बेटा, विकास में ऋण की भूमिका बेटा, ये हमें करना है। जो कर्जा लेते हैं उसकी किसी भी देश के विकास में क्या भूमिका हो सकती है? मान लीजिए जो किसान के पास पैसा कम है तो वो कर्जा लेकर के अच्छे साधन खरीद सकता है, अच्छी फसल का उत्पादन कर सकता है। एक उद्योगपति है बेटा, वो उसके कारखाने की सीमा बढ़ा सकता है, उत्पादन की गति बढ़ा सकता है, आधुनिक साधन खरीद सकता है। तो विकास में ऋण की भूमिका बेटा क्या है? बहुत ज़्यादा है। अतिरिक्त मात्रा में अगर हमें पैसा मिल जाएगा, जिसका हम सही ढंग से अगर प्रयोग करेंगे तो देश का विकास कर सकते हैं। लेकिन एक बार प्रश्न ये आया बेटा, जो ऋण है कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है, ये कैसे बेटा? यानी कोई भी जो किसान है, अगर उसने ऋण लिया है, अगर उसकी समय पर फसल अच्छी नहीं होती है तो वो ऋण चुका नहीं पाएगा और उसके लिए क्या बन जाएगी बेटा? वो समस्या। यानी विपरीत परिस्थितियों में जब कर्जदार जो है समय पर कर्ज अदा नहीं कर पाता है, नहीं करने के कई कारण होते हैं, प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, फसल अच्छी न होना, बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना, ऐसी स्थिति में जो ऋण है वो कर्जदार के लिए क्या खड़ी कर सकता है बेटा? समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसका उत्तर आप आराम से लिख सकते हो। तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, ये इस चैप्टर के प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आपको अगर ध्यान में नहीं आया या समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। समझ आ गया?